नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए एक पत्रकार के तौर पर, जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे काफी उम्मीदें भी रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानों में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात को नहीं सुना गया, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट तक लिखने से इनकार कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे आपराधिक अपील की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपराधिक अपील को लेकर कानूनी प्रावधान क्या क्या है। क्या तो आज का हमारा सवाल है कि आपराधिक अपील को लेकर आखिर क्या कानूनी प्रावधान है, कानून क्या कुछ इजाजत देता है। इससे जुड़ा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी के चलते अगर आप परेशान हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, अपने सवालों का वाजिब जवाब आप पा सकते हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ हम आपके यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल एक बड़ा तबका इसलिए इंसाफ पाने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, और इसी जानकारी के अभाव को दूर करने के मकसद से हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ। और आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है, कोई अड़चन है, आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, उस पर वाजिब जवाब भी पा सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब आप पा सकते हैं कि आखिर कानूनन क्या रास्ता आपके पास बचता है अगर किसी भी तरह की समस्या है। हालांकि आज विषय जो हम लेकर आए हैं वो विषय है क्रिमिनल अपील से जुड़ा हुआ, यानी कि आपराधिक अपील को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, कानूनन हमें क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कानून क्या कुछ इजाजत देता है एक आम शख्स को जो भले ही अपराधी है, अपील करने को लेकर उसके पास क्या कुछ अधिकार हैं। ये हमारा आज का विषय है और फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल कर सकते हैं और उस पर वाजिब जवाब भी पा सकते हैं। या तो अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आपके सवालों का वाजिब जवाब देने के लिए, आपको कानूनी सहायता निःशुल्क पहुंचाने के लिए। इस विषय से संबंधित भी अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल चल रहा है तो उसका जवाब आप पा सकते हो। और साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो क्रिमिनल अपील से जुड़ा हुआ है कि आपराधिक अपील को लेकर आखिर कानूनी प्रावधान क्या है, कानून हमें किस तरह के अधिकार देता है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु जैन जी, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो किसी भी तरह की कानूनी समस्या पर अपना सवाल हमारे सामने रखेंगे, लेकिन जो विषय आज हमने चुना है वो क्रिमिनल अपील से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे आम दर्शक भी ये समझ पाएं कि क्रिमिनल अपील को डिफाइन कैसे किया जा सकता है और इसके बेसिक्स क्या है। देखिए, सेक्शन 372 CRPC चैप्टर 29
में क्रिमिनल अपील्स का प्रोविजन है और सेक्शन 372 सीआरपीसी से सेक्शन 394 तक क्रिमिनल अपील्स सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। अब कोई भी आदमी जिसको सजा हुई है लोअर कोर्ट के द्वारा, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, चाहे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, तो उसके पास एज अ मैटर ऑफ राइट अपील करने का एक लीगल राइट है जिसके तहत वो अपील कर सकता है और अपनी बात हायर कोर्ट्स में रख सकता है। अब इसके बेसिक्स ये हैं, जैसे कि आपने अभी पूछा, बेसिक्स ये हैं कि अगर अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो कोई अपील लाइन नहीं करती है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे अपील नहीं प्रोवाइडेड होती है, वो हम आगे चल के भी आपको उसको बताएंगे जब आप उसमें बात करेंगे। तो मेन अभी इश्यूज ये हैं कि क्रिमिनल अपील में कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं। तो जो भी आदमी जिसको सजा हुई है लोअर कोर्ट से, मान के चलिए अगर 7 साल की सजा हुई है, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में और उसको 30 दिन के अंदर ही अपील करनी होगी। और उसमें हाई कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं? हाई कोर्ट की बहुत ही वाइड पावर्स होती हैं। हाई कोर्ट उस अपील में उसको एक्विटल कर सकता है, उसके सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, उसको बेल दे सकता है और सारे फिर से एविडेंस अप्रिशिएट कर सकता है, फिर से री इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है। तो ये सारी प्रोविजंस है सीआरपीसी में जिसमें एक अभियुक्त को, जिसको अगर लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है तो वो अपील कर सकता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी आदमी का एक्विटल हुआ है तो उसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट भी अपील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करती है, जैसा भी केस हो। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने की है या सीबीआई ने की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करती है। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने की है तो स्टेट गवर्नमेंट अपील करती है। तो ये सारे प्रोविजन है सीआरपीसी में जो 372 से 390। चलिए बिल्कुल हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि एक समय सीमा भी होती है, उस समय सीमा के भीतर आप अपील कर सकते हो और साथ ही वो कौन कौन से केस हैं जिन पर आप अपील कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ गोरखपुर से अनिल जी जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए, किस तरह की कानूनी अड़चन है? ऐसा सर, हमारे भाई साहब हैं, एक वो हत्या के केस में उनको फंसा दिया गया है जी, और उनकी विचाराधीन में भी केस चल रही है और वो जो है उसमें बेल नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट में लगाया गया था लेकिन वो हाई कोर्ट ने बेल को खारिज कर दिया और हालांकि गवाही भी काफी हद तक कुछ हमारे पक्ष में है और कुछ खिलाफ में है। उसमें सब परेशान हो गए हैं वकीलों के चक्कर में फंसते फंसते कुछ उपाय ही नहीं समझ में, पैसा खर्च हो रहा है। अब इसका अगर आप कुछ करा सकते हैं तो बेल उनका भैया का करवा देते हैं। ठीक, विष्णु जैन जी, क्या उपाय बताएंगे, क्या इनके पास रास्ता बचता है? देखिए, अगर हाईकोर्ट ने इनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है तो इनके सामने यही रास्ता बचता है कि उसके ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करें। वहां पे अपील लाई नहीं करती एज अ मैटर ऑफ राइट। इनको सेक्शन 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एसएलपी दायर करनी पड़ेगी और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी पड़ेगी। अब इनके केस के क्या फैक्ट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, एफआईआर में क्या एलिगेशंस हैं, हाईकोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है बेल खारिज करने के समय, ये तो इनके केस के सारे पेपर्स देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। पर इनके सामने रास्ता ये है कि अगर हाईकोर्ट ने इनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है तो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अनिल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह का कोई सवाल चल रहा है, कानूनी समस्या किसी भी तरह की है, तो आप अब परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं कि कानून आपको क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि जागरूकता एक बड़ी कमी है कि जागरूक ना होने के चलते बहुत से लोग इंसाफ की दहलीज से दूर रहते हैं। और जो आज जिस विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, हालांकि तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बहरम राज अगले दर्शक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी एक सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका। क्या अड़चन आपके सामने है? सवाल कीजिए अपना। जी, हमारी अड़चन ये है कि हमने 20,000 रुपए दिए थे। जी, हमने 20,000 रुपए दिए थे, 50 रुपए 2 स्टाम्प लगा के। बैरम राम जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकें। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने दर्शकों से इस बात को लेकर अपील भी हम कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपने सवाल को बेहतर तरीके से उठा सकें और हम उस पर आपको जवाब भी उचित तरीके से दे पाए कि आखिर क्या रास्ता निकल सकता है कानूनन। विष्णु जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपील को लेकर कि किस तरह के वो केसेस होते हैं जिन पर अपील कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं
जिन पर अपील नहीं की जा सकती? हाँ, सेक्शन 375 और सेक्शन 376 सीआरपीसी में दो कैटेगरी ऑफ केसेस है जहां पे अपील नहीं हो सकती है। वो कैटेगरी ऑफ केसेस ये है कि जहां पे अक्यूज ने, अभियुक्त ने प्लीड गिल्टी किया है, मतलब अपना जुर्म कबूल किया है लोअर कोर्ट के सामने, उस केस में वो अपील नहीं कर सकता है। दूसरे सेट ऑफ केसेस वो हैं जहां पे हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ट्रायल में अगर सिर्फ 6 महीने की सजा दी है तो वहां पे कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर सेशंस कोर्ट ने ओरिजिनल ट्रायल में 3 महीने की सजा दी है तो वहां पे कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए का फाइन लगाया है तो वहां पे कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। या समरी ट्रायल हुआ है सेक्शन 260 सीआरपीसी में तो वहां पे भी कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। ये सेट ऑफ केसेस हैं जहां पे अपील लाई नहीं करती है। तो इन केसेस में अगर किसी आदमी को कन्विक्शन होता है 6 महीने का, 3 महीने का, तो वो उसको अपील एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है और वो अपनी बाकी रेमेडीज जो लॉ में अवेलेबल है वो उनको उसके माध्यम से आगे बढ़ सकता है, पर सीआरपीसी में चैप्टर 29 के तहत अपील नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से केस हैं जिस पर अपील कर सकते हैं, यानी कि अपील के दायरे में वो केस आते हैं। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु बस्ती से हमारे साथ हैं। हिमांशु, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार सर, हिमांशु बात कर रहा हूँ। जी हिमांशु, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरे अंकल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 24 साल से कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जी। और हाई कोर्ट में सर उनका एक केस चला था सन 2000 में, जिसमें उनको ये ऑर्डर हुआ था कि उनका वेतन भुगतान कराया जाएगा, जिसकी प्रतियां मैं ILRS को भेज चुका हूँ। जी। और सर इस प्रकरण में एक बात ये उल्लेखनीय है कि जो 1999 में भाजपा की कारागार मंत्री थी, उनके एक बहनोई है विजय मिश्रा, जिनका की राजनीतिक दबाव डाल करके वेतन भुगतान करवाया गया। और जबकि मेरे चाचा जी उनसे वरिष्ठ हैं, फिर भी उनका वेतन भुगतान करवाया ही नहीं गया। सर आज 24 साल हो गए हैं, परिवार भुखमरी के कगार से है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम तो कहेंगे आपसे कि चले बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानूनन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा इस पर। विष्णु जैन जी, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जहां तक मैं इनकी बात समझ पाया हूं कि हाईकोर्ट ने इनके केस में ऑर्डर किया है कि इनको वेतन भुगतान किया जाए और उसके बाद भी इनको वेतन भुगतान नहीं मिल रहा है, तो इनके सामने ऑप्शन ये है कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल सकते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जो इस समय ऑन रिकॉर्ड कुर्सी पे बैठे हैं और जो हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, और वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वो डाल सकते हैं सेक्शन 19 में। और उसके बाद अगर हाईकोर्ट उसमें अपना कंप्लायंस नहीं होती है तो उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स डालते हैं हाईकोर्ट में तो इनको उचित न्याय मिल सकता है। तकरीबन कितना वक्त लग सकता है इंसाफ पाने में, जिस तरह से आप? देखिए, ये तो कोई भी वकील या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी आदमी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे भी आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में जब आप प्रोसीडिंग्स डालते हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स डालते हैं, रिट पिटीशन, कोई भी प्रोसीडिंग डालते हैं, तो उसकी एक कोई समय सीमा बाधे नहीं होती है। उसमें आप पहले जब आप फाइल करेंगे तो कोर्ट पहले एग्जामिन करेगी कि क्या आपका केस मेंटेनेबल है कि नहीं है। उसके बाद इशू नोटिस करेगी, अदर साइड अपना जवाब फाइल करेगा, उसके बाद वो मैटर हियरिंग पे जाएगा। जब आपका मैटर हियरिंग पे जाएगा तो आपका मैटर प्रायोरिटी पे टेकअप नहीं होगा, जो पहले के केसेस हैं उसके साथ एक ऑर्डर में आएगा। तो ये सारी चीजें होती है, इसके लिए कोई समय सीमा बोल देना ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे वो उचित नहीं होगा। पर हाँ, जल्दी से जल्दी जहां तक एक अगर अप्रोक्सीमेट समय सीमा बताई जाए तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग 6 महीने में 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाती है। ये अप्रोक्सीमेट मतलब हमारा अनुमान रहता है, इसको कोई फिक्स बात नहीं। हिमांशु जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो सवाल किया उसका वाजिब जवाब आपको मिला होगा। अगर विष्णु जी ने जो रास्ता आपको सुझाया उस रास्ते पर चलते हैं तो आपकी ये परेशानी खत्म जरूर होगी। अगले दर्शक ऊधम सिंह नगर से वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। वीरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, सवाल कीजिए। सर नमस्कार, मैंने पहले एक बार वो थोड़े जमीन के बारे में पूछा था ना जी, तो उसमें कोई वो नहीं हुआ सर। क्या समस्या बताइए? जैसे कि हमारे उसी में कुछ लोगों ने कब्जा तुरंत करने के लिए वो किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? विष्णु जी, जमीन कब्जे से जुड़ा पूरा मसला है। मैं इनकी बात समझ नहीं पाया, क्या हुआ है, इनकी जमीन किसने कब्जा की है, क्या केस के फैक्ट्स हैं, मैं इनकी कोई बात वीरेंद्र जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। अरे जैसे पहले ही पापा लोग, एक भाई ही था चचेरा, उसको दी थी बैठने के लिए, अब वो मतलब छोड़ नहीं रहे, उस हिसाब से हमको अभी क्या करना होगा?
विष्णु जी, सवाल में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। मैं इनकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इनको यही कहूंगा कि ये जितने अपने पेपर्स हैं इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को भेज दें, और इसके बाद इनके केस के पेपर्स हम एग्जामिन करने के बाद इनको बेहतर लीगल ओपिनियन दे पाएंगे, क्योंकि फोन पे इनकी बात उतनी क्लियर समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है इससे पूरे मसले से जुड़े हुए हैं वो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन विष्णु जी, जो फौरी तौर पर जो समझ में आ रहा था कि शायद पुश्तैनी जमीन है, परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको लेकर अगर देखिए किसी की पुश्तैनी जमीन है और परिवार के लोगों ने उसमें कब्जा कर रखा है, तो इनके सामने रेमेडी ये है कि ये सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, जो जिस जुडिक्शन में वो जमीन आती है, और वहां पे इंजंक्शन मांग सकते हैं, डिक्लेरेशन मांग सकते हैं, ये सारी रिलीफ मांग सकते हैं। और अगर सिविल कोर्ट देखेगी कि इनका केस प्राइमा फेसाई कोई अच्छा केस बनता है इनके, तो वो उसमें इंटरिम ऑर्डर्स भी पास करती है, पर ये केस के फैक्ट्स टू फैक्ट्स में डिपेंड करता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं वीरेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। बाकी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उन्हें अगर आप भेज देंगे तो हमारी जो रिसर्च टीम है उसको बेहतर तरीके से अध्ययन करने के बाद आपको सही उपाय जरूर बताया जाएगा। आपकी जो समस्या है उसे निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की जाएगी। आदिल अगले दर्शक जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी सर, मेरे को मतलब ज्यादा जानकारी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को गांव के हिसाब से साफ सफाई के हिसाब से चाहिए जानकारी। जी जी, तो यहाँ से मतलब हर लोग घूम जाते, सरपंच घूम जाते, विधायक घूम जाते हैं, हर कोई घूम जाते, पर गाँव की साफ सफाई नहीं होती। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों के घर के सामने से नाला बह रहा है, लोगों को मना भी कर रहा है, मानते नहीं है। चलिए, हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर कानूनन किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपके जहन में चल रही है, उससे अगर आप परेशान हैं, कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। हालांकि ये जो सवाल था विष्णु जी, ये जहां तक मैं समझ पाया हूं, इनके घर के सामने नाला बह रहा है और उससे इनको परेशानी हो रही है, तो इसके लिए कर सकते हैं जो नगर पालिका है जिसके जुडिक्शन में इनका घर आता है, वहां पे अपने कॉर्पोरेटर को या अपने मेयर को एक रिप्रेजेंटेशन लिख के दे और उनको फोटो के साथ सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ उनको लगाएं कि ये प्रॉब्लम है, उसको क्योर करें। अगर वो नहीं क्योर होता है तो उसके अगेंस्ट फिर वो हाईकोर्ट जाए। ये इनके सामने एक लीगल ऑप्शन है, जहां तक मुझे इनकी बात समझ में आई है। वैसे तो इनकी बात उतनी क्लियर नहीं थी, पर जितनी बातें समझ में आई हैं वो यही समझ में आई। चलिए, बिल्कुल आदिल, उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपके जहन में चल रहा था उसका विष्णु जी ने वाजिब जवाब दिया है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो जो रास्ता उन्होंने आपको सुझाया उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी तौर पर भी जो अधिकार प्राप्त है तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता करने के लिए। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी कानूनी समस्या है आपके जहन में, आप वो सवाल कर सकते हैं जिसका उचित जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुलंद सिंह जी, एक दर्शक इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुलंद सिंह जी, सवाल कीजिए। सिंह साहब, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो निःशुल्क कानूनी सहायता जिनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं उसको पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने कानूनी पेचीदगी को बता रहे हैं, लेकिन जो आज हम विषय लेकर आए हैं वो क्रिमिनल अपील से जुड़ा हुआ है कि कानूनन क्या कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं और कैसे इन अधिकारों को हासिल करने के लिए आप रास्ता अख्तियार करते हैं जिससे आपको कानूनन उपाय मिल पाए। जो विष्णु जी, हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं कि अपील्स को लेकर कौन से केस इसके दायरे में आते हैं, कौन से अपील के दायरे में नहीं आते हैं, उन केसेस की बात करेंगे जो अपील के दायरे में आते हैं। वो कौन कौन से केस? देखिए, जैसे अगर किसी आदमी को 7 साल की सजा हुई है लोअर कोर्ट के द्वारा, तो इसे कहते हैं अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, तो उसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है हाई कोर्ट में। अगर किसी आदमी को सेशंस कोर्ट ने सजा दी है 7 साल से कम की, तो उसके अगेंस्ट भी अपील प्रोवाइडेड है टू दी हाई कोर्ट। सब्जेक्ट टू दी मतलब क्या सेंटेंस दिया गया उसका, वो उस पर डिपेंड करता है कि उनको कितने साल की सजा हुई है, उस हिसाब से अपील जाती है हाई कोर्ट में। अगर किसी आदमी को
उसका ओरिजिनल ट्रायल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किया है या असिस्टेंट सेशंस जज ने किया है, तो उसकी अपील जाती है सेशंस कोर्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि उसको लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कितनी सजा दी है। अगर हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ट्रायल किया है और उसको 10 साल की सजा ग्रांट की है, 10 साल या 10 साल से ज्यादा की, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइडेड है सेक्शन 379 सीआरपीसी में, जिसको 60 दिन का समय है, 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं। बाकी केसेस में 30 दिन का अपील का समय हो, 30 दिन की अपील कर सकते हैं। तो ये सारे सेट ऑफ केसेस हैं जहां पे अपील प्रोवाइडेड है। अपील अगेंस्ट एक्विटल भी होती है। अगर किसी आदमी जैसे क्रिमिनल ट्रायल हुआ और स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस में हार गए सेशन जज के सामने या हाई कोर्ट के सामने, तो उसे कहते हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल। और अगर अभियुक्त का एक्विटल हो गया है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कर सकती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे भी जहां पे भी ट्रायल हुआ है। अगर ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ है ओरिजिनल ट्रायल, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। अगर ट्रायल लोअर कोर्ट में हुआ है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। ये एक मतलब प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी में। पर अपील तभी लाई करेगी जब अपील प्रोवाइडेड है सीआरपीसी में। अगर अपील सीआरपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है तो अपील लाई नहीं करेगी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है जी। सूर्य प्रकाश जी, सवाल कीजिए अपना। सर, मेरा केस अपर जिला न्यायालय मालपुरा में चल रहा है। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आप साफ साफ शब्दों में अपना सवाल कीजिए, क्या समस्या है? सर, मेरी ये समस्या है, मैंने केस दर्ज कराया था मालपुरा में 13 का जी 13 का, तो उसमें जबरदस्ती राजीनामा करवा लिया है, तो उसका क्या करना है फिर आगे? विष्णु जी, सवाल समझ में आया आपको? नहीं, मुझे इनका सवाल नहीं समझ में आया। 11-13 करके कुछ वो बता रहे हैं कि कुछ इस तरह का केस था जिसमें जो राजीनामा है वो जबरन करवा लिया गया, उसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, अगर किसी से कोई जबरन किसी ने आदमी ने साइन कराया है तो वो बेसिकली वो कोर्ट में जाके कह सकते हैं सिविल सूट फाइल करके कि ये राजीनामा जो है वो जबरन कराया गया, इसमें मेरी कंसेंट नहीं है। पर जहां तक एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं क्योंकि ये ऑफेंस है आईपीसी में। पर जहां तक है इनकी बात, इनका मुझे सवाल समझ में नहीं आया। पर जो ऊपर की बात है वो मुझे समझ में आई है, उसके लिए मैंने लीगल ओपिनियन दी है। बेहतर ये होगा कि अपने केस के सारे पेपर्स और दस्तावेज इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन को दे दें और उसके बाद हम इनको बेहतर एक कानूनी सलाह दे पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सूर्य प्रकाश जी, जो आपने सवाल किया है उस पर आपको उचित जवाब मिल गया होगा। अगर ये रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सहायता जरूर मिल पाएगी। संजीव, अगले दर्शक हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? संजीव जी, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं जिनका समाधान शायद नहीं मिल पाता है। और एक बड़ी वजह होती है जागरूकता की कमी। हमें ये नहीं पता होता कि कानूनन हमें क्या कुछ अधिकार हासिल हैं। शायद एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से इंसाफ से कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं लोग। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इस खास पेशकश के साथ, जिसमें आप हमें कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं और उसका उचित जवाब हम अपनी तरफ से देने का प्रयास करते हैं। विष्णु जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हमने तमाम बात कर ली कि कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं क्या जिन पर अपील करने का अधिकार नहीं हो सकता, चाहे वो मर्डर से जुड़े हों, रेप से या फिर गैंगरेप से जुड़े हों? क्या कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी, जैसे आपने अभी बताया मर्डर, गैंगरेप, ये जितने केसेस हैं इनका ओरिजिनल ट्रायल सेशंस कोर्ट में होता है सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट रूल्स। अगर किसी हाई कोर्ट में कोई सेपरेट हाई कोर्ट रूल्स हैं तो वहां पे ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट भी करती है कुछ ही बहुत ही चुनिंदा केसेस में। पर बेसिकली जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी केसेस होते हैं मर्डर से संबंधित या रेप से संबंधित, उनका ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में होता है, उनका ओरिजिनल ट्रायल सेशंस कोर्ट में होता है और उसके अगेंस्ट अपील हमेशा प्रोवाइडेड होती है टू दी हाई कोर्ट अगेंस्ट कन्विक्शन और अगेंस्ट एक्विटल। अगर अभियुक्त का कन्विक्शन हो जाता है तो भी, अगर अभियुक्त का एक्विटल हो जाता है तो भी, अगर एक्विटल होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपील करे हाई कोर्ट में। अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो अभियुक्त के सामने ऑप्शन होता है कि वो अपील करे हाई कोर्ट में। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपीलेट कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं। आज जब अपील करता है अभियुक्त को, अपीलेट कोर्ट उसको क्या क्या रिलीफ दे सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है सीआरपीसी का। और इसमें आप ये पाएंगे कि जब अपीलेट कोर्ट में अपील जाती है तो अपीलेट कोर्ट की बहुत वाइड पावर्स होती हैं। अपीलेट कोर्ट दोबारा एविडेंस ले सकती है,
अपलेट कोर्ट दोबारा एविडेंस को अप्रिशिएट कर सकती है, अपलेट कोर्ट दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, अपलेट कोर्ट सेंटेंस सिर्फ मॉडिफाई कर सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानूनन हमें अधिकार इतने मिले हुए हैं कि आप अपील कर सकते हैं। अगर निचली अदालत में मामला है, अगर उसके बावजूद कुछ जो तथ्य आपने बताए कि अगर उससे बढ़ के बात आगे होती तो अपील करने का अधिकार आप लोगों को है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब देने के लिए। तो कानून हर प्रारूप में मौजूद है, हम लोगों की सहायता के लिए कानूनन अधिकार ऐसे मिलते हैं, लेकिन एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं जागरूकता की होती है कि जागरूक ना होने के चलते एक बड़ा तबका है वो इंसाफ से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को दूर करने के मकसद से हम मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के माध्यम से। आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ आपकी कानूनी समस्याओं को आपसे निजात दिलाने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।